नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। मिश्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। उपचुनाव हैं और ये चुनाव एकदम चरम पर है। कितनी चुनौती आप इसमें देख रहे हैं, क्योंकि बहुमत के उपचुनाव हैं और बहुत सारे कारणों से, बहुत सारी वजह से एकदम अलग हैं, तो कितने चुनौती भरे चुनाव हैं? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव चुनौती इसलिए नहीं लगता बना कि ये कैडर बेस पार्टी है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा जाता है। हमारा जब पेज प्रभारी तक अधिकृत हो चुका है तो चुनौती काय की है, फिर तो परिणाम की प्रतीक्षा रहती है। चुनौती उनको होगी जो सिर्फ नेता बेस्ड पार्टी है। हमारा बेस्ड नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी है। जब दोनों हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हैं, नेता भी हमारे पास बड़े बड़े हैं और कार्यकर्ता भी अच्छे अच्छे हैं, इसलिए कोई चुनौती नहीं। एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है तो जो ग्वालियर चंबल, जहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा राजनीति पर हावी होते हैं, यहाँ इस समय आप किस तरह के समीकरण देख रहे हैं और कैसे इस बात का इतना भरोसा है आपको कि एक तरफा चुनाव है? क्योंकि पिछली बार के चुनाव में इसी इलाके से बीजेपी को हार मिली थी। भरोसे का कारण तो कार्यकर्ता है और हार मिलने का कारण था किसान के साथ में कांग्रेस की गद्दारी और धोखा, 2 लाख का कर्जा, और जीत का विश्वास भी कार्यकर्ता के कारण से ही है। ये सच है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ चुनाव टिकट पार्टियाँ देती हैं और चुनाव जातियाँ लड़ती हैं। यूपी से सटा हुआ बॉर्डर होने के कारण से वो कहीं कहीं दिक्कत है। लेकिन कैसे ये समीकरण इस बार बीजेपी के पक्ष में आप देख रहे हैं? पिछली बार तो बिल्कुल नहीं थे, खासकर जो 1-2 आंदोलन। बहुत सरल सी बात है, कांग्रेस के पास में ग्वालियर चंबल में माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया नेता थे, बड़े नेता थे। 2 लाख के कर्जे के साथ साथ सिंधिया जी भी बड़ा कारण थे कांग्रेस की जीत का, और इसलिए आपने देखा होगा बड़ी टूटन भी ग्वालियर चंबल में ही हुई है, उन्हीं के लोग टूटे हैं। अब ये बाकी उल्टा हो गया, अब कांग्रेस वहां शून्य है। क्यों? क्योंकि पिछले 15 महीने जब सरकार में माननीय कमलनाथ जी रहे तो गए ही नहीं ग्वालियर चंबल में, गए ही नहीं। जितना बुरा कर सकते थे ग्वालियर चंबल का, जितनी उपेक्षा कर सकते थे उनने की। अब वो वोट मांगने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल की जनता बड़ी स्वाभिमानी है और ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये क्यों आ रहे हैं। एक दूसरा, कांग्रेस का कैडर कभी था ही नहीं, न तब था न अब है। जो कुछ था वो सिंधिया जी का था, जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गया, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। लेकिन आपने बोला कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, या जो एक बड़ा वहाँ के एक जन आधार वाले नेता बोला जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनका उस तरह का प्रोजेक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। न वो जो पार्टी के जो अधिकृत पोस्टर बैनर हैं उसमें दिखाई देते हैं, न कहीं जो रथ चला, प्रचार रथ, उसमें वो कहीं दिखाई दिए। वो भारतीय जनता पार्टी का रथ है। आप उसको भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखिए, न कि कांग्रेस के नज़रिए से। हमारी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और बीडी शर्मा हमारे, आप उसमें नरेंद्र सिंह जी का नहीं है तो आपने उसको नहीं कोड किया, वो भी ग्वालियर चंबल से ही आते हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप सुनिए तो सही, आप सिंधिया को अलग इकाई मत मानिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे की को जब आप अकल देखेंगे तो आप फिर भाजपा को, आप बहन फिर भाजपा को ही नहीं समझ पाओगी। सिंधिया जी जब भाजपा में आ गए जी तो वो भाजपा के सागर में समा गए। आप उसे बार बार आप लोग जो अलग दृष्टि से देखती हो ना, कभी सिंधिया जी ने भी नहीं देखा इस दृष्टि से। भाई ग्वालियर चंबल के नरेंद्र सिंह जी भी तो है ना, आपने कभी उनका क्यों नहीं पूछा? इसलिए कि आप अभी भी उनको अलग ही देखना चाहती हो। हमारे यहाँ आने सिंधिया जी भी आए हैं तो हमारे इस परिवार में शामिल हो गए। अब जहाँ तक सवाल सिंधिया जी को स्थापित करने का है, जब हम किसी मंदिर से कोई मूर्ति लाते हैं तो अपने घर मंदिर में ही लगाएंगे, किचन में थोड़ी लगा देंगे हम उसे। इसलिए सिंधिया जी की मूर्ति भी मंदिर में स्थापित होगी, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। लेकिन आपने कहा कि वो बीजेपी के सागर में समा गए, तो समा गए ना, तो बीजेपी के सिस्टम से ही निकलेंगे वो, तो उनका खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बची। नहीं, सबकी मेरी क्या आइडेंटिटी नहीं है क्या? मैं बीजेपी में हूं तो नहीं है मेरी आइडेंटिटी।
कि नरेंद्र सिंह जी की आइडेंटिटी नहीं है, थावरचंद जी की आइडेंटिटी नहीं है, हम सब बीजेपी के ही तो हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी बीजेपी के ही तो हैं, पर उनकी आइडेंटिटी सबकी है। सब उस सिस्टम से निकलेंगे ना, आप मिक्सअप तो होने दो। आप तीसरा रंग देखिए, रहीमन प्रीत सराय ये मिले होए रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। जब हल्दी और चूना मिलते हैं तो दोनों अपना रंग छोड़ते हैं। पहले चूने को सफ़ेदी छोड़ना पड़ती है, उसको जर्द पीलापन छोड़ना पड़ता है, तब तीसरा रंग आता है। आप देखिए बहुत अच्छा रंग आएगा। तो कितने दिनों में दिखाई देगा बहुत जनता जल्दी को, वहाँ के मतदाताओं को? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मतलब सिंधिया समर्थकों को कोई निराशा नहीं मिलेगी? कोई समर्थक, फिर आपने सब भाजपा समर्थक हैं। आप ऐसे अलग बोलते रहिए कि अब तक बोलना है, पर हम जो नेता हैं, मानी सिंधिया जी भी कभी ऐसा नहीं कहते, हम सब एक हैं। लेकिन इस बार मैदानी स्तर पर उम्मीदवारों का बहुत विरोध हो रहा है, जो शायद इससे पहले किसी चुनाव में इतना ज्यादा नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार तो शुरू से ही घोषित है, उनका विरोध कहाँ से हो गया? उम्मीदवार हमारे तो पहले दिन से घोषित है, जिनके घोषित हुए हैं वो विरोध करेंगे। जनता के बीच में विरोध देखने को आ रहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि लगभग सारी विधानसभा हुआ है। कांग्रेस ने गद्दार, बिकाऊ जैसे शब्द जो फ्रेम करना चाहे थे वो काफी हद तक उन्हें गद्दारी की तो उनको वैसा ही नजर आएगा ना, स्वाभाविक रूप से है ना। चंद लम्हे वन पे कागज पर बिखर जाते हैं वो, और जिस नज़र से मुझको देखें वैसे ही नज़र आते हैं वो। नहीं, लेकिन तो वो उन्होंने जनता के साथ में धोखेबाजी की, गद्दारी की। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, राहुल गांधी बोल के गए ना। 10 दिन में किया, बोले नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस हिसाब से तो इनको 1 महीने में 3 मुख्यमंत्री बनाने थे, 15 महीने में 45 बनाने थे। ये तो बीजेपी जिस दिन से सरकार बनी कांग्रेस की, उसके 10 दिन बाद से लगातार बोल रही है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने बहुत हद तक, जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी या जितने बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको सभी को गद्दार और बिकाऊ जैसे शब्द उनके ऊपर जो है, उनकी छवि के ऊपर लगाए हैं। इनके लगाने से क्या होता है? जनता के बीच में उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है। कहाँ मिला? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं सारी विधानसभा में होके आया हूँ। एक भी विधानसभा ग्वालियर चंबल की ऐसी नहीं जहाँ मैं नहीं गया। जो बच गई है वहाँ जा रहे हैं। कहाँ दिखाए जा रहे हैं? नारेबाजी क्यों हो रही है उनके खिलाफ? नहीं, मेरा काले झंडे तो आज कमलनाथ को दिखाए गए। ये जो रिस्पॉन्सर्ड कांग्रेस थे, राज्यवर्धन दत्तीगांव को भी दिखाए गए। ये रिस्पॉन्सर्ड जो थे ना कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित थे, जनता के द्वारा नहीं थे। और जनता के द्वारा आप परिणाम देख लेना 3 तारीख को। ये सब जानते हैं वे ना कि सरकार अब भाजपा की ही रहने वाली है। सब अच्छी तरह, जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। और विपक्ष का विधायक हैंडपंप का 22 भी चेंज नहीं करा पाता, ये भी लोगों की मान्यता है। तो इसलिए वो जिधर की हवा है उधर ही को जाएगी। मेरी बात असत्य लगे तो हम फिर बैठ जाएंगे इसी 1 महीने के अंदर में। सरकार का सपना देखेगी पब्लिक। हम तो है ही सरकार में, गृह मंत्री हूँ आपके सामने। मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जनता को सरकार वाला सपना दिखाया जाएगा कि सरकार का साथ हमको नहीं दिखाना है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। ये कह रहा हूँ मैं, ये हमसे ज्यादा समझदार है। आजकल फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का युग है। इसीलिए तो मैं आपसे वो गद्दार और बिकाऊ जैसे शब्दों पे बात कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा चल गया वो। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इसी का दौर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चल गया हूँ। मैं सब जगह होके आया हूँ, कहीं कोई विरोध नहीं है। आप परिणाम देखना। अच्छा, जो उम्मीदवारों के लिए 2018 में हराने की बात करी थी बीजेपी ने कि इनको नहीं, इनको जिताओ, अब चुनाव में जाके उनको जिताने की बात कही जाएगी जनता के बीच में। चेहरे वही हैं, कैंडिडेट बदले हैं, उनका सिंबल बदला है, तो कितना कठिन हो रहा है जनता? बिल्कुल कठिन नहीं है। परिस्थिति बदली है, परिवेश बदला है, नीति बदली है, नियत बदली है, नेता बदला है। सब कुछ बदले हुए परिवेश में हो रहा है, जनता जानती है। जब नीति और नेता बदल जाएगा। लेकिन 2018 में भी तो एक ही नेता थे। नहीं भाई, पहले सिंधिया जी उधर थे, अब इधर हैं। वो सारे लोग उधर थे, अब इधर हैं। और इसी के कारण से वो सरकार बदली है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये लोगों को मालूम नहीं है, पब्लिक को, कि सरकार क्यों बदल गई है। मालूम है कि सरकार इसलिए बदल गई कि इन्होंने इन विधायकों की सुनी नहीं। ये विधायक पीड़ित थे, दुखी थे। विधायक के साथ साथ नेता का सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, सड़क पे लाने की इन्हें थ्रेट की थी उसने, उसको तो सड़क पे नहीं लाया उन्होंने, उनको सड़क पे ला दिया। तो जो कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, और आप सबके माध्यम से हर बात अब जनता के बीच में पहुंचती है। अच्छा, ये सारी बातें हैं आपके ऊपर। वैसे तो पूरी बीजेपी मिलकर पूरी 28 सीटों पर प्रचार कर रही है, लेकिन अगर देखें तो भांडेर और डबरा
2 सीटें हैं जिसकी जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा बनती है। किस तरह के आप वहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं और क्या चीज़ फ़ायदेमंद होगी बीजेपी के लिए या क्या चीज़ वहाँ पे कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रही है? दोनों सीटों में मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ। पार्टियों की भी ओर से मुझे जिम्मेदारी दी गई है। दोनों सीटें हम जीत भी रहे हैं। दोनों सीटें दबाव काफ़ी है आप पर दोनों सीटों को लेकर, जिताने को लेकर भी, तो जीत रहे हैं तो क्या इक्वेशंस हैं इस तरह के? मेरे जिले की सीट है भांडेर, मेरा गृह जिला है डबरा। डबरा से मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ, दतिया से मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ, 7 चुनाव मैं अभी तक विधानसभा के लड़ चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मेरे अपने लोग हैं और बड़े इजीली जीतेंगे। मेरे बिना भी इमरती जी 57,000 से जीतती थी। अब मेरा सहयोग है, बढ़ेगा ही, घटेंगे थोड़ी। अच्छा, ये जो हाल ही में ये जो स्टेटमेंट आया है, हाल ही में क्या बल्कि परसों की ही बात है, जो डबरा की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, उसके बाद से क्या किसी तरह का कोई अंतर वहाँ देखने में आ रहा है? खास एक स्टेटमेंट को लेकर जिसको लेकर बीजेपी ने भी काफ़ी आपत्ति जताई, मौन रखा, पूरे प्रदेश भर में मौन रखा। कमलनाथ जी ने जितनी इस उनके आइटम वाले बयान की, मैं तो बोलने से ज़्यादा बुरा ये मानता हूँ जो उनने आइटम बोला उससे ज़्यादा बुरा कि उस पर माफ़ी नहीं मांगना, जिद पे अड़ना। हम राजनीतिक लोग हैं, हमारी कभी कभी जबान फिसल जाती है और जब हमें आभास होता है तो हम सुधार लेते हैं कि नहीं, चूक हुई। अब ये जिद पे आ जाना कि मैंने गलत बोले नहीं, अरे भाई बोलते हुए आपको सारी चैनलों ने दिखाया है, आपके बगल में खड़ी हुई साधु ने कैसे ठहाका मारा, लोगों ने देखा है। फिर आप उसको कहो हम लोकसभा में इसको आइटम कहते हैं, फिर उसको आइटम कहते हैं। आप निर्जीव वस्तु से वस्तु की जीवधारी की तुलना करें। आप नवदुर्गा देखो बहना, ये हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हम तो ये जानते हैं कि हम नारी की पूजा करते हैं। हमें जो कुछ चाहिए हम नारी के पास ही जाते हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। अभी शक्ति की आराधना के दिन चल रहे हैं, 9 दिन चल रहे हैं। और हमारी मान्यता है कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता ही है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं अभी तक जो कुछ हूँ मैं अपनी माँ की बदौलती हूँ। और मैं 2-4 जुमले हमेशा दोहराता रहता हूँ कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। तो इतनी ज़्यादा ताकत है। आज मेरी माँ पृथ्वी पर नहीं है, पर उसके बावजूद भी मेरे को ताकत उन्हीं की रहती है। तो मैं जानता हूँ नारी की ताकत को। आप उसके लिए असम्मानजनक शब्द बोलो, उसकी क्या आवश्यकता है? दरअसल ये कारपोरेट कल्चर के हैं। राहुल गांधी जी ने कह दिया अब तो कि वो उसको सही नहीं मानते, तो भी ये माफ़ी मांगने पर राजी नहीं। खेद व्यक्त कर रहे हैं। काहे का खेद व्यक्त कर रहे हैं? ये तो टीवी चैनल वाले हैं, बीच में बंद हो जाता है तो कहते हैं रुकावट के लिए खेद है। अब ये उम्र जनित है मेरे ख्याल से। तो इनका इस उम्र में आदमी जिद्दी भी हो जाता है और गैप भी आता है, पौज भी आता है, याददाश्त भी थोड़ी प्रभावित होती है। पर दुर्भाग्य कांग्रेस का कि वही अध्यक्ष हैं, वही कार्यकारी हैं, वही नेता प्रतिपक्ष हैं। मुख्यमंत्री बनना हो तो वही है, एमएलए बनना हो तो वही है, सांसद बनना हो तो वही है। ले दे के जो कुछ है बस वही है, बाकी दूसरे हैं, वो भी बुजुर्ग हैं। तो अब जो बुजुर्गों के हाथ में बागडोर होती है तब ये दिक्कतें तो आती हैं। आपने कहा कि हम राजनीतिक लोग हैं, जुबान फिसल जाती है, तो कमलनाथ जी के इस स्टेटमेंट को आप क्या मानते हैं? जबान फिसली है या बोला गया है? अभी तो मैं ये मानता हूँ कि जानबूझ के कहा और जिद्दपूर्वक कहा गया है। उन्होंने डबरा का अपमान किया है, नारी जात का अपमान किया है, एक एससी की महिला का अपमान किया है। और डबरा का आप पूछ रही हो, डबरा पे नहीं 2800 सीटों पर नारी आंदोलित होगी इससे, अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। और हम ग्वालियर चंबल के लोग हैं, हम भूखे रहना मंजूर कर सकते हैं, हम सम्मान से समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं सिर्फ बात के ऊपर, एक छोटे से शब्द के ऊपर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं हम जिस इलाके से आते हैं। तो इसलिए कमलनाथ जी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा एससी की महिला के साथ। ऐसा कहना, क्या अंतर देखेंगे आप चुनाव में इस स्टेटमेंट का? सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट के चलते? नहीं, इस नेता के चलते इसमें सारी बातें आ गई।
बीजेपी के एक प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री भी हैं बिसाहू लाल, उन्होंने भी एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करा था। बीजेपी ने उसके लिए क्यों नहीं कहा या कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, ये बोलते हुए कि माफी मांगनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो? मैंने खुद ने माफी मांगी। बीजेपी ने नहीं कहा। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, मैं गृह मंत्री के नाते नहीं, मैंने अपने पोर्टफोलियो का उल्लेख किया उसमें। कैसी बात कर रहे हो? मैंने गृह मंत्री का उल्लेख नहीं किया। आपने अपने पोर्टफोलियो का उपयोग किया, संसदीय कार्य आपने किया, लेकिन बीजेपी संगठन की तरफ से कोई बात नहीं की गई, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आगे आगे देखिए उसमें कितनी देर लगना हमको। बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, खास करके 16 सीटों में। बीजेपी के हर बड़े नेता इस वक्त लगे हुए हैं। 16 मत कहो बहन, 28 बोलो। 28 सीटों पे, मैं खासकर 16 सीटों की बात कर रही हूँ, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं और नरेंद्र तोमर भी हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही, नरोत्तम मिश्रा भी हैं, और भी कई सारे छोटे बड़े सारे नेता एक साथ लगे हुए हैं। तो ये जो एकजुटता है ये सिर्फ अभी ऊपरी तौर पे दिख रही है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस गुटविहीन चुनाव लड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, काफ़ी सारे गुट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है बना, बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं है। सारे लोग एक मन से एक मत से लगे, सभी लोग बैठ के परस्पर बातचीत करते हैं। और ये भाव भी गलत है कि हम बटे हुए हैं, बिल्कुल बटे नहीं है, डूब के लगे हैं, बिल्कुल डूब के। नहीं, ये तो हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दिखाई दे रहा है कई सारी जगहों पर। ये माना जा रहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बड़े अनमने ढंग से काम कर रहे हैं। है ना, बिल्कुल नहीं, हम विचार के लिए काम करते हैं। आप विश्वास करो हमारी बात, हम लोग व्यक्ति के लिए काम करते ही नहीं, हम विचार के लिए काम करते हैं। और हमारे लिए हमारी प्राथमिकता हमारा विचार है। हम उस प्रिंसिपल और उस सिद्धांत के आदमी हैं कि पैसा और व्यक्ति में से अगर तुम्हें चुनना हो तो हम व्यक्ति को चुनते हैं, और व्यक्ति और पार्टी में से अगर किसी को चुनना हो तो हम पार्टी चुनते हैं, और पार्टी और विचार में से अगर किसी को चुनना हो तो हम विचार को चुनते हैं। हम इस मत के आदमी हैं। तो पूरी बीजेपी एकजुट है, पूरी तरह से एकजुट है, मुट्ठी की तरह कसी हुई है। सब कहते हैं कि ढेर सारी मतलब सीटें जैसे 28 हैं तो पूरी 28 जीतने का दावा करते हैं, जो भी दल हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी। 27 कह देंगे तो आप पूछोगे एक कौन सी हार रहे हो? नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि एक्चुअल कितनी जीतेंगे। एक्चुअल 28 ही जीतेंगे। 28 सीट जीतने का क्या हम बता रहे हैं, हमने पहले का पत्ते की तरह उड़ेगी। लोग विपक्ष में को वोट नहीं करते। ये पहली बार है ये उपचुनाव, इसमें दिख रहा है किसकी सरकार है। सरकार बनाने को चुनाव ही नहीं हो रहा, सरकार चलाने को चुनाव हो रहा है। सरकार तो बन गई, सरकार तो है, मैं गृह मंत्री हूँ, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार तो बन चुकी है, सरकार चलाने का चुनाव है। बिल्कुल, सरकार बन चुकी है, बहुमत का चुनाव है कि किसको बहुमत के आंकड़े चलाने का कह रहा हूँ। तो कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, या बल्कि कहें कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है जो पूरी 28 सीटें आप अब बता रहे हैं कि बीजेपी। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं ना, गणित बहुत साफ है। कुल एक सीट की जरूरत है, 2 की बहुमत के लिए, तो 1-2 तो है ही, इसलिए सब आ जाएंगी। बड़ा विचित्र टाइप का गणित है। हमको सपा, बसपा, निर्दलीय सब समर्थन कर चुके हैं विधानसभा में। 107 हमें, 107 वो, तो 114, कुल 2 ही तो चाहिए, 2 ही चाहिए ना। लेकिन लूली लंगड़ी सरकार न तो मुख्यमंत्री चलाना चाहते, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी जी चलाना चाहते हैं। उनका कहना है पूरी 28 चाहिए, तो लग गए ताकत से। दोनों नेताओं ने कह दिया। तो ऐसे तो बोले कि 9 सीटें चाहिए, 2 या 28। तो मतलब या तो बीजेपी 2 जीतेगी या 28, ये कहते जीतेंगे 28 ही पूरे। चाहिए कितनी आपने बहुमत के लिए पूछा, वो बताया हमने, 2 ही चाहिए। 9 आपने कहा, हमने कहा हम 28 ही जीतेंगे। पूरी ताकत से लगे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट का आदेश है, 28 ही जीत के दिखाएंगे। नड्डा जी ने कह दिया मन फाइनल। अच्छा, अब आपने बोला कि सिंधिया जी का और रंग निखरेगा, या जो उनकी लीडरशिप है वो और निखर के आएगी, तो क्या लीडरशिप तो निखर चुकी उनकी, उनने इतिहास बना दिया, स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया उनका नाम। नहीं, मैं बीजेपी, जब भी सत्ता हस्तांतरण की बात होगी तब सिंधिया याद आएंगे। इसलिए वो तो लीडरशिप तो उसने सिद्ध कर दी। एक व्यक्ति ने ऐसे ने कि उसके साथ इस पार्टी का एक धड़ा था पूरा, उसने साबित कर दिया। बाकी कांग्रेस में सब बोने, उसने ये साबित कर दिया। तो इसलिए निखरा हुआ व्यक्ति है, निखरा हुआ व्यक्तित्व है। नहीं, अभी चुनाव तो निबट जान दो 3 तारीख, और मैं उस लायक नहीं हूं कि सिंधिया जी के बारे में कोई घोषणा करूं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं सिंधिया जी के बारे में बात कर रहा हूं, यही मेरे को बड़ा
बड़ी बात लग रही है, मैं बहुत छोटा सा हूँ। चलिए अब कुछ सवाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से हो जाएं। कर लो। क्या स्थितियां हैं जो पिछले 15 साल भी आपकी सरकार थी, और खासकर जो ये कोविड के 7 महीने हैं, ये कितने चुनौती भरे लगे? क्योंकि एक लंबे समय आपके पास स्वास्थ्य विभाग भी था। बहुत चुनौती भरा था कार्यकाल वो, है ना। दोनों विभाग मेरे पे थे, स्वास्थ्य भी था, गृह भी था, और दोनों विभाग के लोग ही मैदान में थे, बाकी हम सब लोग घर पे थे। दिक्कत इसमें 2 तरह का कोविड रहा। जब कोविड आया था तो कोविड कम था, डर ज़्यादा था। आज कोविड ज़्यादा है, डर कम है। जब कोविड का डर ज़्यादा था तब मेरा जवान उस समय भी सड़क पर खड़ा हुआ था, कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर रात में पहरा देता था और लॉकडाउन को सफल बना रहा था। मेरा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स जब कोविड का भय ज़्यादा था तो मरीज से जूझ रहे थे, बीमारी से जूझ रहे थे, उस बीमारी से जूझ रहे थे जिसकी आज तक वैक्सीन नहीं बनी है। धीरे धीरे परिस्थिति बदली, परिवेश बदला, आज उसे फिर जूझना पड़ रहा है। जब केस ज़्यादा हो गए डॉक्टर को और भीड़ ज़्यादा हो गई तो पुलिस को, दोनों ही जगह वो दोनों जूझ रहे हैं। मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ। इस संकट की घड़ी में उन्होंने ये काम किया। अब क्या स्थिति है कोविड की? अब कोविड की जो तीव्रता थी वो कम हो गई है, लगातार कम होती जा रही है तीव्रता उसकी। कितना कठिन होगा पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के? कठिन तो है पर असंभव नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। कार्य कठिन है पर करने योग्य है। सरकार के पास कोई प्लानिंग है इसको लेके? कि बिल्कुल पूरी प्लानिंग है, पर आज आचार संहिता की वजह से बताना ठीक नहीं है। उस तरह से घोषणा मानी जाएगी आपके इंटरव्यू को, और मैं और आप दोनों ही परेशानी में आएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।